हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दूसरा जो कंडीशन था हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। इसमें पढ़ेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये -q है और ये क्या है, एक +q चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यहाँ पर मान लेते हैं एक O बिंदु है और इसकी निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर यहाँ पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, O से P है और जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी r है। तो देखिए आप लोग लिखेंगे कैसे, हमारा एक वैद्युत ध्रुव है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश अगर हम मान लेते हैं कि +q0 रखे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी समझाया गया था आपको। यहाँ पर मान लेते हैं हम +q0 रखे हैं, तो इस +q0 के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी। देखिए जब दोनों प्लस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये वाला इधर जाएगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। लेकिन ये क्या होता है कि माइनस होता है और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी किधर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों का एक कंपोनेंट लेते हैं, इसका पहले लेंगे अगर तो हमें मिलेगा इसका इस साइड में और एक कंपोनेंट इधर बनता है, इसे हम कह सकते हैं E और इस +q के कारण ही लेते हैं। देखिए E q cos थीटा। ठीक है, और इधर ऊपर की तरफ बनेगा E q sin थीटा। इसी तरह से इसका अगर हम कंपोनेंट लेते हैं इसका, तो एक नीचे की तरफ बनेगा और एक ऊपर की तरफ। तो इधर बनेगा नीचे की तरफ जो वो बनेगा E -q या E -q sin थीटा, और इधर जो बनेगा वो बनेगा E -q cos थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या होता है, सेम है, इसीलिए एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। +q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा और +q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र उतना ही होगा और -q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र इतना ही होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए आपको E q cos थीटा इक्वल टू यहाँ से कुल चार्ज कितना मिलेगा, या E +q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, E +q के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा, तो E +q cos थीटा, और E -q के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, E -q cos थीटा। यहाँ पर हमें कुल कितना वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, E नेट इक्वल टू, अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लीजिए। ठीक है, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। E नेट इक्वल टू हो जाएगा E +q + E -q, और दोनों का वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा E +q cos थीटा और इसका हो जाएगा E -q cos थीटा।
आपको पता है कि ई की जगह पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ से क्या होगा, इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की दूरी को आर कहते हैं। देखिए यहाँ से ये अगर दूरी आर थी और ये क्या था, यल था, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, मान लेते हैं ये मान लें हम कि ये ए था और ये बी था और ये सी था, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी ओ का स्क्वायर या ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, या फिर ए बी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ओ बी का स्क्वायर कितना है, आर का स्क्वायर प्लस ओ ए की जगह पर कितना है, यल है, या फिर ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, मतलब सॉरी गलती से आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का स्क्वायर कास थीटा प्लस, इसे अगर हम लिखते हैं तो के क्यू बाई, और ये भी वही चीज़ होगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर कास थीटा। देखिए दो बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 2kq बाई रूट में, और स्क्वायर अगर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर ये कोण थीटा था या तो ये थीटा होगा, अगर हम इसे थीटा मान लेते हैं तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया आपको, यल बटे कर्ण दिया गया है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो आप कास थीटा की जगह पर इसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2kq बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और कास थीटा की जगह पर लिखेंगे यल बाई रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 2kq यल बाई, देखिए इस पे पावर 1 का और इस पे पावर है कितने का, 1/2 का, दोनों का अगर गुणा करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, देखिए इस पर 1 का पावर है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 1 का, और इसका मतलब रूट का मतलब आधे का पावर होता है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पर पावर 1/2। जब ये सेम होता तो पावर जुड़ जाते हैं, और इसको अगर जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2 को तो 3/2 होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, के को आगे ले आइए और ये हो जाएगा 2ql बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2, ई नेट इक्वल टू आ रहा है हमारा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं, और देखिए आपने पढ़ा है कि 2ql की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा kp बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर 3/2। आपको ये पता है कि r इज ग्रेटर देन यल, r का जो वैल्यू होता है यल से क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यल को छोड़ सकते हैं, तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा kp बाई आर स्क्वायर, यल स्क्वायर को हम छोड़ दें, के पावर 3/2, और 2 से कट जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा kp बाई आर क्यूब, इतना होगा। ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं k की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है kp बाई r³ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³ होता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसे। और अगला देखते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु
द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ये हमें पता करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसके किसी भी बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई बिंदु P है, यहाँ मान लेते हैं P है जो कि इससे स्मॉल r दूरी पर है, ठीक है, और ये थीटा कोण बना रहा है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस की तरफ होती है, इधर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसके बाद में देखिए अगर इसका हम कंपोनेंट लेते हैं तो एक कंपोनेंट ये होगा P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इसी के अपोजिट होगा P E sin थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं E cos थीटा और इसे लिख सकते हैं E sin थीटा। बिंदु P पर हम पता कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर P लिखे हुए थे, ऐसे लिख लीजिए P, ये पॉइंट P है, ठीक है, इतना कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद में देखिए यहाँ से क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, पूरा 2l है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा, l होगा। अब यहाँ से इसका देखिए हम क्या करते हैं, एक ये यहाँ P cos थीटा है, यानी कि इधर इसका जो 90 डिग्री पर कंपोनेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा, E sin थीटा। और किसके ये दोनों कंपोनेंट थे, तो इसके रहे होंगे E के, वैद्युत क्षेत्र के कंपोनेंट रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि E इक्वल टू, देखिए आपने पढ़ा है अभी वेक्टर फॉर्म में पढ़े होंगे आप लोग, अगर इस तरह से होता है कोई वेक्टर 90 डिग्री पर होता है और वेक्टर अगर ये A है और ये वेक्टर B है तो वेक्टर R इक्वल टू होता था रूट में वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर B स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसे E इक्वल टू, यानी कि वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू रूट में E sin थीटा का स्क्वायर प्लस E cos थीटा का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या होता था कि निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना होता था, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, KP, और यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा बाई R का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र जो cos थीटा में होता था वो होता था KP और ये cos थीटा बाई R क्यूब, लेकिन होता था 2KP का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं रूट में, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर P स्क्वायर बाई R पावर 6 और साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसे लिख सकते हैं 4K स्क्वायर P स्क्वायर बाई R पावर 6 cos स्क्वायर थीटा। या फिर इसे हम लिख सकते हैं, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4K स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई R के पावर 6 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा रूट में इसमें से हम K स्क्वायर और P स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बाई R पावर 6। या फिर देखिए इसमें से बाहर कौन कौन निकलेगा, K स्क्वायर निकलेगा तो K और P बाई R पावर 6 बाहर निकलेगा तो पावर आधा हो जाएगा बाई 3 और रूट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। या तो फिर इसे हम लिख सकते हैं KP बाई R क्यूब, रूट में साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं कास में, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा, या ये हो जाएगा KP/r³ ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर थीटा में से एक बार का स्क्वायर थीटा, अच्छा पहले 1 लिख लेते हैं, प्लस 4 में से एक बार जाएगा तो 3 का स्क्वायर थीटा होगा। तो ये किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो फार्मूला होगा KP/r³ और रूट में 1 + 3 का स्क्वायर थीटा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। और आपका क्लास ये जो होगा मॉर्निंग में 9 बजे रोज होगा, ठीक है, डेली 9 बजे मॉर्निंग में होगा क्लास। चलिए, धन्यवाद।